कानपुर के बड़े कारोबारी के पोते का कत्ल हो जाता है और पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी तभी एक पत्रकार ने उसे सवाल पूछा कि कमिश्नर साहब, एक बात पूछना चाहता हूं कि इस कत्ल के पीछे कातिलों का क्या मकसद था, क्या मोटिव था। और जैसे ही इस कत्ल के मकसद के बारे में जाना जाता है तभी कमिश्नर साहब इधर उधर की बातें करने लगते हैं। हालांकि वो कुछ देर के बाद पॉइंट पर आते हैं और आकर कहते हैं कि जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर लेगी तब कोर्ट में जाकर सबूत पेश किए जाएंगे और कातिलों को कम से कम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं था। दरअसल कातिल पुलिस के हाथ बहुत जल्दी आ गए थे और जो लाश आई थी वो 14 घंटे के बाद आई थी। अब पुलिस इस मकसद का यदि पत्रकारों के सामने रखती है तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी सामने आती है। क्या पुलिस अपनी लापरवाही का कभी सामना कर पाएगी या उजागर कर पाएगी, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह से कानपुर के बड़े कारोबारी के पोते का कत्ल होता है उससे कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर शहर। दरअसल उसी कानपुर शहर का एक थाना लगता है रायपुरवा। रायपुरवा का एक इलाका है, एक मोहल्ला है आचार्य नगर, और वहां करोड़पति कारोबारी मनीष कनोडिया की पत्नी 30 अक्टूबर 2023 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास अपने बेटे कुशाग्र को फोन करती है और कुशाग्र से बातचीत ये करना चाहती थी कि जब घर पर आए वापस तो कुछ सामान लेके आ जाना। लेकिन बेटे का नंबर स्विच ऑफ था। थोड़ी मां परेशान हो जाती है, अपने पति से बोलती है, साथ ही घर में और लोगों से बोलती है कि कुशाग्र अभी तक नहीं आया है, क्योंकि रोज उसे ट्यूशन पढ़ने जाना होता था। अब जब वो दिखाई नहीं देता है, उसका नंबर स्विच ऑफ आता है, तो घर वालों की परेशानी बढ़ना लाजमी था। उसके जितने भी दोस्त होते हैं दोस्तों को फोन किया जाता है, साथ ही कोचिंग में जो जो उसके संपर्क में थे उनको भी फोन किया जाता है। आसपास के लोगों में जहां जहां उसका उठना बैठना था या फिर जहां जहां उसका संपर्क होता था उन सबसे बातचीत करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। और देखते ही देखते आधा पौन घंटे का समय बीत जाता है और जैसे आधे पौन घंटे का समय बीतता है, लगभग 9 बजे की रात के आसपास की बात है, एक स्कूटर आके खड़ा होता है घर के ठीक सामने। साथ ही उस लड़के ने चेक की एक शर्ट पहनी हुई थी, चेहरे को ढका हुआ था, हेलमेट पहना हुआ था और पत्थर में लपेट कर कुछ कागज घर की तरफ फेंक कर जाता है। और उस कागज को कोई देख नहीं पाता। हालांकि ये पहले बातचीत करने की कोशिश कर रहा था किसी से, लेकिन उस पत्थर को, उस कागज को किसी ने लिया नहीं। जैसे ही वो कागज घर पहुंचता है, घर वालों को कागज मिलता है, तो कागज पे साफ साफ लिखा हुआ था, मैं नहीं चाहता आपका त्योहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथों में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे में आपके पास होगा, हम आपको कल कॉल करेंगे। अल्लाह अकबर। इस लड़के की गाड़ी और मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी के पास खड़ी हैं। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता हूं, आपसे बार बार बोल रहा हूं, घबराओ ना, आप अल्लाह पर भरोसा रखो। कुछ इस तरह का लेटर था। लेटर का दूसरा भी पन्ना था और दूसरे पन्ने में भी साफ साफ ये लिखा हुआ था कि आप अपने किसी रिश्तेदार को, लखनऊ या आसपास के किसी भी व्यक्ति को ये बताने की कोशिश मत करना कि तुम्हारा जो बच्चा है जिसका नाम कुशाग्र है, जो कि गायब हो चुका है, यदि किसी से संपर्क करने की कोशिश की तो तुम अपने बच्चे की जान से हाथ धो बैठोगे। बस कोको कोला जो चौराया है वहां पर 30 लाख रुपए की रकम पहुंचा देना। हमारी नजर तुम्हारे घर पर पूरी तरह से बनी हुई है। यदि तुमने होशियारी दिखाने की जरा सी भी कोशिश की तो तुम्हारा बच्चा मारा जाएगा। बिल्कुल सुरक्षित है, हम जानते हैं तुम्हारा क्या कारोबार है, तुम्हारा बेटा क्या करता है, क्या नहीं करता है। उस पत्र में, जो दूसरा वाला पत्र होता है, उसमें बहुत सारी जानकारियां लिखी हुई थी। अब ये पत्र जब परिवार के लोगों को मिलता है तो परिवार के लोगों का होश फाख्ता होना जाहिर सी बात था कि करोड़पति कारोबारी के पोते का इस तरह से गायब होना, अपहरण होना, 30 लाख रुपए की फिरौती मांगना, ये वाकई अपना आप में बड़ी बात थी। रात के लगभग 9 बजे के आसपास पत्र मिलता है। तुरंत ही पुलिस से संपर्क किया जाता है और पुलिस से संपर्क करने के बाद अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आसपास के लोगों से पड़ताल भी की जाती है, आसपास के लोगों से बातचीत भी की जाती है। तभी सीसीटीवी कैमरे जो खंगाले जाते हैं तो पत्थर फेंकता हुआ, जिसमें कागज लिपटा हुआ था, जिसमें 2 पत्र थे और दोनों पत्रों में उसमें एक जो आतंकी संगठन है उसका भी नाम लिखा हुआ था। इससे पुलिस घबरा जाती है। पुलिस को लगता है कि वाकई अपना आप में ये बड़ा मामला है। तभी पुलिस उस लड़के की जो लोकेशन होती है, उसकी सीडीआर होती है, पता करने की कोशिश करती है। तो उसकी सीडीआर के आधार पर पता चलता है कि उसकी लास्ट जो लोकेशन थी वो फजलगंज में पाई जाती है। और फजलगंज में अब पुलिस वाले फिर घर पे आते हैं। इस व्यापारी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन कौन लोग हैं जो तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, कौन कौन लोग हैं जो तुम्हारे घर के संपर्क में हो सकते हैं, क्योंकि चिट्ठी से यह साफ पता चल रहा था कि जिसने चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में वो जो भी है बहुत करीबी है, परिवार को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से जानता है, पहचानता है कि घर में कितने लोग हैं, कितनी इनकम होती है, कितना सालाना की इनकम होती है। इसलिए उन्होंने हिसाब से ही वाकई 30 लाख रुपए मांगे और 2-3 दिन का समय भी मांगा। उसमें साफ साफ कहा जाता है कि पैसे जब तुम दे दोगे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, तुम्हारी स्कूटी फला जगह है तुम्हारा और उस बच्चे का मोबाइल उधर है।
पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। फजलगंज का जैसे ही नाम आता है तो फजलगंज के नाम आते ही एक ट्यूशन टीचर होती हैं रचिता वत्स, उनका नाम भी सामने आता है क्योंकि वही फजलगंज की तरफ रह रही थी। पुलिस वाले मामले को गंभीरता से ले रहे थे और इस रचिता नाम की जो शिक्षिका होती है उसको हिरासत में ले लिया जाता है। और साथ ही हिरासत में लेने के बाद पता चलता है कि उसका एक मंगेतर होता है, उसको भी हिरासत में ले लिया जाता है। और जो लड़का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था उस लड़के का हुलिया देखकर उसके आधार पर जो उस फजलगंज के इलाके में जो घूमा जाता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं, उसका नाम है अंकित उर्फ आर्यन। अब अंकित उर्फ आर्यन कोई और नहीं, वो प्रभात शुक्ला का दोस्त है। और प्रभात शुक्ला जो रचिता वत्स है जो कि उस लड़के की ट्यूशन टीचर है, उनका वो टीचर हैं, उनका वो मंगेतर है। अब पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़ी, पुलिस ने दोनों लड़कों को साथ ही उस मैडम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनसे पड़ताल करती है और पड़ताल करते ही साथ साथ में पुलिस ये भी देखने की कोशिश कर रही थी कैसे आया कैसे गया। तभी देखकर पुलिस को कुछ सीसीटीवी कैमरे मिलते हैं फजलगंज में, और फजलगंज के उन कैमरे को जब तलाश किया तो पता चलता है कि वो छात्र जो रोज अपने कोचिंग सेंटर में जाया करता था, उस दिन वो कोचिंग सेंटर न जाकर अपनी मैडम से बातचीत करता हुआ देखा जाता है। और मैडम आगे आगे चल रही थी, वो लड़का उसके पीछे पीछे चल रहा था। साथ ही जो उसका मैडम का मंगेतर होता है जिसका नाम प्रभात शुक्ला होता है वो भी साथ होता है। तीनों एक साथ जाते हैं मैडम के रूम के बराबर में एक स्टोर रूम होता है उसके अंदर, जिसमें लगभग 4:30 बजे के आसपास एंट्री करते हैं और 5:15 बजे के आसपास उससे बाहर आते हैं। लेकिन बाहर सिर्फ मंगेतर और शिक्षिका ये दोनों ही बाहर आए थे, लड़का अंदर रह जाता है। उसके बाद फिर यहां से चिट्ठी भेजने का काम किया जाता है और 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जाती है। पुलिस का यह भी दावा किया जा रहा है कि जैसे ही वो अंदर जाते हैं उसके बाद फिर दोबारा जाते हुए दिखाई नहीं देते क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में जाने का कोई मामला नहीं था। यदि वो जाते ही उन्होंने उसका गला दबाकर हत्या कर दी है और उसके बाद जो चिट्ठी भेजी गई थी 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी उसमें एक आतंकी संगठन का हवाला भी दिया गया था, तो इसका मतलब यह है कि पुलिस को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की गई थी जिससे पुलिस इधर उधर मामले में उलझी रहे और उसकी हत्या करके उसके शव को कहीं ठिकाने लगाया जा सके। साथ ही इससे यह भी बात सामने आती है कि महिला शिक्षिका से उस छात्र के संबंध थे और यही बात कहीं ना कहीं उसके जो प्रेमी था प्रभात शुक्ला उसको पसंद नहीं थी और उस प्रभात शुक्ला ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या का प्लान बनाया। और साथ ही यह भी बात सामने आती है क्योंकि वो गरीब शिक्षिका थी, उसका मंगेतर भी उसके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए उन लोगों ने इस करोड़पति फैमिली से मोटी रकम वसूलने का प्लान बनाया और मोटी रकम मिल जाती तो दोनों आराम से शादी कर अच्छी एक जिंदगी बिता सकते थे। फिलहाल पुलिस ने अभी इसी तरह की बात सामने लेके आई है, लेकिन ये बात भी पता चलती है कि जिस तरह से रात को ही वो उठा लिए थे और उठाने के बाद इनके तीनों आरोपी जो तीनों कातिल जिन पर इल्जाम था उसके लगभग 14 घंटे के बाद लाश मिलती है, तो पुलिस ने क्या उसकी घर की तलाशी लेने में इतनी कोताही इतनी लापरवाही क्योंकि यदि पुलिस जाकर लापरवाही जब ही हाथों हाथ उस पूरे घर की तलाशी लेती तो शायद कुशाग्र की लाश या कुशाग्र जिंदा तभी मिल सकता था। लेकिन पुलिस जब पत्रकार ने ये मोटिव पूछा तो ना तो ये प्रेम प्रसंग का मोटिव बताया और ना ही कुछ और ज्यादा बार इसकी गहराई से बात करने की पुलिस ने कोशिश की है। कोशिश जो भी होगी या फिर हत्या का मोटिव जो भी रहा होगा इसमें पुलिस की भी बड़ी लापरवाही जरूर सामने आएगी। लेकिन पुलिस क्योंकि जांच कर रही है, पुलिस अपनी लापरवाही सामने क्यों रखेगी, क्यों कोर्ट के सामने अपनी फजीयत कराएगी, क्यों मीडिया के सामने पुलिस अपनी फजीयत कराएगी। लेकिन एक बात जरूर है इस पूरे घटनाक्रम में, एक करोड़पति कारोबारी के जो पोते का जो मर्डर होता है उससे पूरा परिवार टूट चुका है क्योंकि उनके साथ जो हुआ है वो वाकई अपना आप में बहुत भयानक है, वो दर्दनाक है। वो लड़का बताते हैं कि पढ़ने में बेहद होशियार था, पूजा पाठ में विश्वास रखता था, लोगों से बड़े अदब से इज्जत से पेश आया करता था, लेकिन जो उसके साथ हुआ है वाकई गलत हुआ है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको यह भी बताना है कि जब पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, जो लेटर घर पर मिला था वो लेटर के हैंडराइटिंग जो होती है वो इस शिक्षिका के प्रेमी से के हैंडराइटिंग से मैच कर जाती है। और आगे आगे जो भी कोई खुलासे होने हैं तो आगे मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की या अगली वीडियो में बताने की जो भी होगा। और जाते जाते आज बिहार के रहने वाली हैं सोनी, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी जिसमें मोहम्मद नाजिम है, मनोज प्रभाकर हैं, डेविड स्मिथ हैं, कुलदीप कुमार, बब्बन कुमार, अंकित पटेल, कवलेश कुमार है, शमशेर अहमद है, ऋतु कुशल, राजकुमार, मोहम्मद सलमानी, रहमत शेख, अनिल आचार्य, अंकुश कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।